हाय एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम समझने से पहले जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं समझा है, इसका कंसेप्ट नहीं समझा है, वो मेरी पहले वाली वीडियो व्हाट इज़ इंश्योरेंस पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले, उसके बाद आगे स्टार्ट करें। तो इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है कि जब भी जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया होता है उसको क्लेम लेने की बारी आती है तो उसे हम इंश्योरेंस क्लेम कहते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं ये स्टॉक इंश्योरेंस की कर रहे हैं। स्टॉक इंश्योरेंस क्या होता है कि जब बिजनेस हाउसेस अपने स्टॉक को इंश्योर कराते हैं, उसका इंश्योरेंस कराते हैं। स्टॉक मतलब जो सामान वो बेच रहे हैं उस सामान का इंश्योरेंस कराते हैं और कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और उन्हें वो इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ता है। मिस हैपनिंग इस केस में क्या हो सकती है कि जैसे किसी के बिजनेस प्रीमाइसिस में आग लग गई तो वो सारा सामान जल गया। दूसरा हो सकता है थेफ्ट का केस हो सकता है कि रात को किसी ने चोरी कर दी। तो चलो अब हम देखते हैं इंश्योरेंस क्लेम क्या होगा इस केस में कि ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाए उसके लिए जो उन्होंने इंश्योरेंस करवाया होगा वो कैसे क्लेम कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं जैसे जिस डेट को फायर लगी उनके प्रीमाइसिस में, तो उनके बिजनेस में 5 लाख रुपीस का स्टॉक पड़ा हुआ था। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। 5 लाख रुपीस का स्टॉक पड़ा हुआ है और स्टॉक जो है पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। देयर इज नो सैल्वेज। सैल्वेज का मतलब होता है आग लगने के बाद कितनी वैल्यू का स्टॉक बच गया है। हम मान के चल रहे हैं इसमें से कुछ भी नहीं बचा है, सारे का सारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया है। तो केस 1 सिचुएशन 1 हम लिख के चल रहे हैं कि इस दुकान वाले ने या इस बिजनेसमैन ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है या जो इंश्योरेंस करवाया है वो 7 लाख रुपीस का करवाया है और जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है वो 5 लाख का हुआ है। तो इस केस में वो पूरे का पूरा 5 लाख क्लेम कर सकता है एज ए इंश्योरेंस। क्योंकि उसकी जो पॉलिसी की वैल्यू ज़्यादा है और जो उसका नुकसान हुआ है वो उससे कम है। तो ये होगी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन हो सकती है कि जैसे उसने जो इंश्योरेंस करवाया है वो 4 लाख वैल्यू का करवाया है, कम वैल्यू का करवाया है, बट वो स्टॉक थोड़ा ज़्यादा रखता है। ऐसा बिजनेसमैन कई बार क्यों करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वैल्यू का इंश्योरेंस करवाएगा उतना ही उसे प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो कई बार बिजनेसमैन क्या करता है, कम वैल्यू से इंश्योर करता है। तो इन दैट केस जब उसने 4 लाख रुपए की पॉलिसी ली और उसका जो सामान डिस्ट्रॉय हुआ 5 लाख का, तो इन दैट केस वो मैक्सिमम क्लेम कितना कर सकता है, 4 लाख रुपया, जितने की उसने पॉलिसी ली है। उससे ज़्यादा वैल्यू का वो क्लेम नहीं कर सकता है। अब इस चीज को डिस्करेज करने के लिए इंश्योरेंस कम ना ले, कोई बिजनेसमैन कम वैल्यू का इंश्योरेंस ना कराए, इस चीज को डिस्करेज करने के लिए क्या है, इंश्योरेंस में एवरेज क्लास यूज की जाती है। जो इंश्योरेंस सिस्टम है उसमें एवरेज क्लास यूज की जाती है ताकि बिजनेसमैन क्या प्रैक्टिस करे कि हमेशा फुल वैल्यू, जितनी वैल्यू का वो स्टॉक रखता है अप्रॉक्सीमेटली उतनी वैल्यू का ही इंश्योरेंस कराए, कम ना कराए। कभी भी अगर जैसे क्लेम की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे अंडर इंश्योरेंस करवाया होता है तो वहाँ पे क्लेम कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला बन जाता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपॉन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज इस बिजनेसमैन ने क्या किया है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 1 लाख रुपए की और जिस डेट में आग लगी उस डेट को जो है
स्टॉक कितनी वैल्यू का था? 1,40,000। जाने स्टॉक 1,40,000 का है और इंश्योरेंस लिया 1 लाख का। अंडर वैल्यूड, अंडर इंश्योरेंस करवाया उसने, लेकिन स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है 70,000 का। पूरे का पूरा सामान नहीं उसका डिस्ट्रॉय हुआ है, 70,000 का हुआ है। तो अब ये कैसे क्लेम, कितना क्लेम कर पाएगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड, स्टॉक डिस्ट्रॉयड है 70,000 का और इंटू 1 लाख हो गया इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू और 1,40,000 आ गया स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फाइल। तो इस हिसाब से वो क्लेम कर सकता है 50,000। फुल 70,000 क्लेम नहीं कर सकता है, 50,000। ये ऐसा क्यों किया जाता है? कि उसको डिस्करेज करने के लिए कि वो कभी भी अंडर इंश्योरेंस ना करवाए, हमेशा फुल वैल्यू का इंश्योरेंस करवाए। आगे हम देखते हैं टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कि जिस डेट को मिस हैपनिंग हो रही है, फायर लग रही है या थेफ्ट हो रहा है, उस डेट को हम स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। उस ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है हमारा, वो लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बनता है। बट ये हम उस डेट को बना रहे हैं जिस डेट को मिस हैपनिंग हो रही है, और वो साल के किसी भी दिन हो सकती है। तो इसीलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोल के हम इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। तो बनाने का इसका जो प्रोसीजर है बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही है। सबसे पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, जिस डेट को ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है। फिर हम परचेजेस लिखते हैं अप टू द डेट ऑफ मिस हैपनिंग, यानी कि अगर फायर लगाया तो अप टू द डेट ऑफ फायर तक हमने कितनी परचेजेस की हैं, उसमें से कितनी परचेजेस रिटर्न की हैं वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और नेट परचेजेस लिख लेंगे। उस डेट तक जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं वो लिखेंगे। जितना जीपी होगा ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस कंप्लीट ईयर की जीपी की परसेंटेज को बेस मान के हम जीपी कैलकुलेट कर लेंगे नेट सेल के ऊपर। सेल भी हम देखेंगे जो वो अप टू द डेट ऑफ मिस हैपनिंग देखेंगे, उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर लेंगे। डिफरेंस करेंगे, ये वाली साइड बड़ी आएगी, इसका टोटल दोनों साइड लिखेंगे। डिफरेंस करके हमारा क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमारा जो है बैलेंस इन फिगर आ जाएगा। जब ये स्टॉक हमें पता चल जाएगा कि इस डेट को हमारा कितना स्टॉक था, तो फिर हम क्लेम कैलकुलेट करेंगे। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू जो है, जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इससे ज़्यादा है, तो क्लेम नॉर्मली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जो वैल्यू जहां पे निकली होगी वो वैल्यू लिखेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टॉक सैल्वेज्ड, कि कितना स्टॉक बच गया हुआ है, कितना स्टॉक जो सही सलामत रह गया, वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू ऑफ क्लेम आपकी निकल जाएगी। और सेकंड केस जहां पे इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू लेस होगी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, वहां पे हम एवरेज क्लास का यूज करेंगे। इससे आगे इंश्योरेंस क्लेम में ऑलमोस्ट इतना ही है। पार्ट 2 में मैं आपको इसके 1-2 न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।